हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ राज और वेलकम करता हूँ आप सभी को मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इजीली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको यह बतला दें कि अभी हमारा फिलहाल एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारे सब्जेक्ट को बेसिक टू एडवांस में कवर कर रहे हैं, और जिसमें हमारा अभी हिस्ट्री चल रहा है और हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है। और एंशियंट हिस्ट्री में क्लास 6 का हिस्ट्री चल रहा है, और इसके बाद में हम लोग क्लास 12 में जो एंशियंट हिस्ट्री दिया दिया गया है उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम लोग बेसिक समाप्त होने के बाद में, यानी क्लास 6 को और क्लास 12 के इतिहास को समाप्त होने के बाद में, हम लोग जो उपिंदर उपिंदर सिंह का बुक आता है, एडवांस बुक आता है एंशियंट हिस्ट्री के लिए, तो हम लोग वो पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस बुक को प्रेफर करते हैं, तो ये क्लास 6 और क्लास 12 के एंशियंट हिस्ट्री समाप्त होने के बाद हम लोग एडवांस बुक उपिंदर सिंह का बुक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और आप सबको बतला दूं, इसके पहले जैसे चैप्टर 6, चैप्टर 5, चैप्टर 4, चैप्टर 3 और 2-1 ये सारी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सिंपल आपको हमारे विजन गवर्नमेंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर जाना है, और वहाँ आपको एक प्ले लिस्ट के माध्यम से वो सारे वीडियो सिस्टमेटिकली ढंग से मिल जाएंगे, और आप जाकर वहाँ से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के हम अपने सेशन की स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब यहाँ देख रहे हैं, चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 और चैप्टर का नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग सब टाइटल देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा राज और एक साम्राज्य। एक बहुत बड़ा राज, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। इस विषय में तुम अध्याय 6 में पढ़ा। तो यही आपका एनसीईआरटी बुक दे रहा है कि हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं, जैसे कि हम लोग पैसे पर देखते हैं, वहां पर जो अशोक स्तंभ का चित्र लगा हुआ रहता है, तो वहीं दे रहा है कि हम जिन शेरों को चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है, और उन्हें पत्थर को काटकर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो यही आपका एनसीईआरटी बुक दे रहा है कि
कि इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। तो इसके पहले कि हम यह जाने कि अभिलेख में क्या लिखा है, यह तो हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि उनके राज को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। तो यही आगे हम लोग यहाँ देखेंगे कि उसके राज को साम्राज्य क्यों कहा जाता था, अशोक के राज को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य के नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। यही आपका एनसीईआरटी बुक दे रहा है कि अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसके स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और ये कब की थी, तो लगभग 2300 साल पहले की थी। और उनको एक चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने मदद किया था इसमें। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक की किताब में मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तो साम्राज्य की राजधानी कौन थी, तो पाटलिपुत्र थे, उज्जैन थे और तक्षशिला थे जैसे प्रमुख कुछ नगर थे। अभी हम लोग मानचित्र में देखेंगे, पहले हम इसको थोड़ा एडिटिंग कर रहे हैं, इसके बाद में हम लोग मानचित्र में देखेंगे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। जो तक्षशिला के बारे में दे रहा है, जो कि मौर्य साम्राज्य की एक राजधानी थी तक्षशिला, उसके बारे में दे रहा है कि यह एक मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। और दूसरी तरफ उज्जैन, जो कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाली रास्ता में पड़ता था। तो उज्जैन कहाँ पड़ता था, तो उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ता में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। तो जो मौर्य साम्राज्य था उसमें बता रहा है कि शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो यही आपका एनसीईआरटी बुक दे रहा है कि साम्राज्य में कई तरह के लोग रहते थे और शायद कई भाषाएं बोलते थे, और वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो चलिए आप अब हम उन सारी लोकेशंस को जो अभी हमने ऊपर पढ़ा उसको हम लोग मैप में देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे जिनमें कुछ प्रमुख उस साम्राज्य की राजधानी के रूप में बतलाया गया है। तो एक था तो पाटलिपुत्र और एक उज्जैन था। पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। तो ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे तक्षशिला, यही है तक्षशिला। आपको मैप को काफी ध्यान से देखना है क्योंकि आजकल मैप से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये रहा तक्षशिला, और ये कहाँ है, किस जगह पे है, तो ये उत्तर पश्चिम की ओर है और ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ता में पड़ता है। ठीक है, तो ये है तक्षशिला।
और हमने एक और पढ़ा, उज्जैन शायद पढ़ा हम लोगों ने, उज्जैन। और ये रहा उज्जैन, ये है उज्जैन, देख लीजिए इस सम का लोकेशंस। तो उज्जैन कहाँ पे है? तो उज्जैन है उत्तर भारत से दक्षिण भारत के आने वाले रास्ते में यही पड़ता है। तो ये दोनों का लोकेशंस आप लोग देख रहे हैं। और एक हम लोग पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ा, तो पाटलिपुत्र ये रहा, इसका लोकेशन कुछ उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है। और ऐसे और भी कुछ प्रमुख नगर दिए गए हैं, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, सारानाथ, कौशाम्बी, सांची। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, तो आकर यहाँ पर फिर हम लोग देखेंगे। अब दे रहा है कि ये सब टाइटल देख रहे हैं कि राज साम्राज्य से कैसे भिन्न है, यानी जो राज है वो साम्राज्य से कैसे अलग है। तो राज साम्राज्य से कैसे अलग है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। चूंकि साम्राज्य राज से बड़ा होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को रा, सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधन की जरूरत पड़ती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। यही दे रहा है आपका एनसीईआरटी बुक कि राज साम्राज्य से कैसे भिन्न है। तो राज साम्राज्य से इस तरह भिन्न है कि चूंकि साम्राज्य राज से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में एक कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। साम्राज्य का प्रशासन, अब हम लोग देखेंगे जो अशोक का साम्राज्य था वहां किस तरह से कैसा प्रशासन था। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्रशासन किस तरह था, कैसा काम करता था। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो यही आपका एनसीईआरटी बुक दे रहा है कि चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था और इसलिए क्योंकि ये बड़ा था और इसी के अनुसार अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, यानी जो पाटलिपुत्र था और उसके आसपास की इलाका था उस पर खुद सम्राट का सीधा नियंत्रण रखता था। इसका मतलब यह हुआ कि इसके इसके इलाके के गांव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे, यानी जो राजा अधिकारी को रखते थे टैक्स वसूलने के लिए, और ये अधिकारी टैक्स मांगने जाते थे आम जनता से, और यदि आम जनता उनको टैक्स नहीं देता था अधिकारी को, तो अधिकारी आम जनता को सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे और राजा की जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नियंत्रण रखते थे। तो संदेशवाहक भी थे जो एक जगह से दूसरे जगह घुमा करते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था और इन सब के ऊपर सम्राट था। राजा राज परिवार एक वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो मौर्य साम्राज्य था काफी विशाल साम्राज्य था और इन पर राज अलग अलग ढंग से किया जाता था। चूंकि यह साम्राज्य बहुत बड़ा था, हम एक तरह से राज नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े राज में मतलब हम कोई सिस्टम यहाँ पे लागू कर रहे हैं और उसी सिस्टम को हम लोग सभी जगह पर नहीं लागू कर सकते हैं, हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। हम उस जगह और उस समय और उसकी स्थिति के अनुसार लागू करेंगे। तो यही आपका एनसीईआरटी बुक दे रहा है कि मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे और इन पर
तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहां राज्यपाल का गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं को नियमों को ही माना जाता था। और जो जो मौर्य साम्राज्य हो गया उसका प्रमुख नगर हो गया, जैसे पाटलिपुत्र हो गया, तक्षशिला हो गया, उज्जैन हो गया, ये सब प्रमुख नगर हो गया। लेकिन जो छोटे छोटे प्रांत थे वहां पर शासन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो वहां जो जो शासक थे वहां अपने राजकुमारों को भेजकर गवर्नर के रूप में नियुक्त कर देते थे और वो वहां काम करते थे। तो यही दे रहा है कि जो राजकुमार थे वहां का गवर्नर थे, तो इनका नियंत्रण उस पर सही से प्रभावित नहीं होता था, क्योंकि वो जो स्थानीय मतलब वो स्थानीय कुछ जगह थे वहां पर वो लोग अपने ही परंपराओं और नियमों को माना करते थे। यानी उस जगह पर इनका प्रभाव ज्यादा नहीं रहता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। तो यही आपका एनसीईआरटी बुक दे रहा है कि एनसीईआरटी बुक दे रहा है कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। और संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। यहाँ आप लोग एक शब्द देख रहे हैं, नजराना। ये नजराना क्या है? तो नजराना जो है ना, जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, जो कर था वो नियमित ढंग से, यानी हर मंथ हम लोग हर मंथ कर इकट्ठा किए जाते थे, तो उससे कर कहते थे। वहीं जो नजराना था, ये नजराना देख रहे हैं, वहीं जो ये नजराना था ये अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। तो इसका समय नहीं था कि हर महीना वसूलना है। तो नजराना अनियमित ढंग से वसूला जाता था, अनियमित रूप से वसूला जाता था, जब मन किया वो वसूल लिए। तो ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में पराया लिए जाते थे, जो स्वेच्छा से इसे देते थे। और नजराना था वे विभिन्न पदार्थ के रूप में लेते थे। यानी जैसे मार्ग से कोई आदमी गुजरा तो कोई सामान ले जा रहा है, तो नजराने के रूप में हम लोग उस सामान को ही ले लिए। तो इस तरह होता था। तो ये नजराना देखें, ये भी काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो नजराना के बारे में आप लोग यहाँ याद रखिएगा कि जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे। और नजराना विविध पदार्थों के रूप में लिए जाते थे, जो देने वाले स्वेच्छा से इसे देते थे। थोड़ा ये बॉक्स में दिया गया है अशोक के बारे में, तो थोड़ा हम लोग इसको पढ़ेंगे। राजधानी में सम्राट। तो जो राजधानी में सम्राट था वे किस तरह से थे, तो चलिए हम थोड़ा देखते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो ये मेगास्थनीज देख रहे थे, ये देख रहे हैं जो आप लोग, ये चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो ये मेगास्थनीज था, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो पश्चिम एशिया से आए थे। और ये कहाँ आए थे? तो चंद्रगुप्त के दरबार में। मेगास्थनीज ने जो कुछ
देखा उसका विवरण दिया गया है। यानी मेघाअश्विन ने जब चंद्रगुप्त के दरबार में आए तो वहां जो कुछ देखे उसका विवरण इस यहाँ पर कुछ उसका अंश दिया गया है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर तो शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। यानी सम्राट जब जनता के सामने आते थे तो शोभा यात्रा के रूप में एक जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था और उन्हें अंगरक्षक सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों की लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोता का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। तो यही आपका एनसीईआरटी बुक दे रहा है कि जब सम्राट जनता के सामने आते थे तो सिंपल में नहीं कि जनता के सामने प्रकट हो गए, ऐसा नहीं। जब वो जनता के सामने आते थे तो एक शोभा यात्रा निकाला जाता था और उसमें जो राजा थे वो बीच में रहते थे और उसके उसके आरी आरी उनके अंगरक्षक रहते थे जो सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते थे। और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे और जो ये पेड़ था इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे और जो राजा थे वे हथियार के साथ महिलाओं से घिरे रहते थे। वे हमेशा इस बात से डरते रहते हैं कि कोई उनका हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाना को चखते थे। यानी राजा को खाना खाने से पहले एक खास नौकर को उस खाना को थोड़ा चखाया जाता था, कहीं खाने में जहर तो नहीं ना। तो इसको चेक करने के लिए खास नौकर को पहले चखाते थे और तब राजा खाना खाते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे पाटलिपुत्र और आधुनिक पटना के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह एक विशाल खूबसूरत नगर है। कौन? तो पाटलिपुत्र यानी पटना। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बना है। राजा का महल भी काठ से बना है जिस पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। अशोक एक अनोखा सम्राट। अभी ये आप लोग देख रहे हैं सबटाइटल, अशोक एक अनोखा सम्राट। तो अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे है, उसमें ऐसे क्या विशेषता है कि हम उनको एक अनोखा सम्राट कहते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। जो अशोक थे वो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो वे प्रथम राजा थे जिन्होंने अभिलेख के माध्यम से जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। तो ये जो प्राकृत भाषा आप लोग देख रहे हैं ये आम जनता के लिए प्रयोग किया जाता था ताकि हर एक आम जनता आसानी से पढ़ सके और उससे समझ सके। तो अभी हम लोगों ने अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे है तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पढ़ा कि अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे और वह ऐसे पहले शासक थे जिन्हें अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। और अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा में दिए गए हैं। तो ये अभी आप लोग यहाँ देख रहे हैं बॉक्स में, ये अशोक का एक अभिलेख का अंश दिया गया है। अशोक के अभिलेख का एक छोटा सा पार्ट दिया गया है। तो थोड़ा हम इसमें देखेंगे कि क्या लिखा गया है।
इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। ये अभी आप लोग देख रहे हैं अशोक का अभिलेख, और एक कलिंग युद्ध का वर्णन कर रहा है। जो अशोक ने कलिंग युद्ध किया था उसका वर्णन कर रहा है यह अभिलेख। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। तो एक अभिलेख में अशोक ने यह बात लिखा है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की, और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। जो ये कलिंग विजय था, इसमें कलिंग युद्ध था, इसमें लगभग 1.5 लाख लोग को बंदी बना लिया गया और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। तो जो ये कलिंग युद्ध था इसमें 1.5 लाख से लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। ये अभी जो अशोक है ये बोल रहे हैं कि मुझे अपार दुख हुआ इससे। क्यों? ये क्यों हुआ? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मर जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते थे है। इसमें ब्राह्मण श्रमण भी मारे जाते हैं। तो यही दे रहा है कि जब किसी, यही अशोक बोल रहे हैं कि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग इसमें मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, जिसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दास और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी इस युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पछताप हो रहा है। ये कौन बोल रहा है? तो राजा अशोक बोल रहे हैं कि इसलिए मुझे पछताप हो रहा है और अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूं, ये कौन बोल रहे हैं? तो अशोक बोल रहे हैं, मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते भी इस युद्ध का ना करें। तो यही दे रहा है कि मैं इस अभिलेख को इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद यदि मेरे बेटे हो, मेरे पोते हो, तो इस कहानी को ना दोहराए, यानी फिर ये युद्ध ना करे। इसलिए मैं इस अभिलेख को उत्कीर्ण कर रहा हूं। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। तो एक काफी प्रासंगिक दिया गया है जो अशोक का अभिलेख है, जो आज भी प्रशंसनीय है। तो यही एक अशोक के अभिलेख का थोड़ा सा एक अंश दिया गया है। अशोक का कलिंग युद्ध। अभी हमने ऊपर देखा कि जो अभिलेख था वह कलिंग युद्ध का वर्णन कर रहा था, तो मैं उसमें तो थोड़ा सा एक अंश दिया गया था। अभी उसी के बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो आज का उड़ीसा है उसी का नाम पहले कलिंग था। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा मानचित्र में भी देख ले रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये है कलिंग। कलिंग ये रहा। तो जो ये कलिंग है, ये कलिंग जो है अभी इसका नाम उड़ीसा है, और इसी उड़ीसा को उस समय कलिंग के नाम से जाना जाता था। तो इस लोकेशन को आपको काफी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर आज के एग्जाम में मैप से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक कलिंग को आपको याद रखना है। इसके पहले हम आपको
इसमें तक्षशिला के बारे में बतलाए थे। ये देख रहे हैं तक्षशिला, जो उत्तर पश्चिम से आने वाले रास्ता में पड़ता है। उसके बाद में हम लोग आप लोग को उज्जैन के बारे में बतलाए, जो उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाले रास्ता में पड़ता है उज्जैन। देन हमने आप लोग को पाटलिपुत्र के बारे में बतलाया, जो कि आप सब जानते ही हैं। और उसके बाद में एक कलिंग आप लोग देख रहे हैं, जो कि आधुनिक उड़ीसा में पड़ता है। एक कलिंग उड़ीसा। तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तो अभी हमने देखा कि जो कलिंग है वे आज के उड़ीसा के नाम से जानते हैं। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उनके युद्ध से वितृष्णा हो गई। यानी वे इस तरह के, जब वे युद्ध हुआ और काफी युद्ध में खून खराबा हुआ, तो वे उस युद्ध को देखकर उनका दिल दहल गया और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। और ये जो काफी खून खराबा हुआ, इनको देखकर उनका दिल दहल गया और वे उसी समय निर्णय लिए कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धर्म क्या था? ये देख रहे हैं अभी सब टाइटल, अशोक का धर्म क्या था। तो अब हम लोग थोड़ा अशोक के धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि अशोक के धर्म क्या था। अशोक अपने धर्म के बारे में क्या बतला रहे हैं। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की पूजा करने की आवश्यकता नहीं थी। अशोक के धर्म में यह बतलाया गया है कि किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। उनको लगता था कि किनको, अशोक को लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसा ही उनका कर्तव्य था कि अपने प्रजा को निर्देश दें। तो यही दे रहा है कि जैसे जैसे एक पिता को यह फर्ज होता है कि वह अपने बच्चों को व्यवहार की एक शिक्षा दे, वैसे ही अशोक को लगता था कि उनका यह कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। ऐसे कई समस्याएं थे जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते थे। जो अशोक थे, उनके साम्राज्य में कई अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग थे। जैसा कि आज भी हम लोग भारत में देखते हैं कि कई धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, तो उस समय भी साम्राज्य में कई अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना उनका एक कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते। तो धम्म की शिक्षा देने के लिए धम्म महामात नामक एक अधिकारी की नियुक्ति किया गया। तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति अशोक ने क्यों किया। तो एक धम्म की शिक्षा देने के लिए धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति किया गया। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों और शिलाओं पर, स्तंभों पर खुदवाए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी अपने दूत को भेजे। तो अशोक ने अपने धर्म को प्रसारित करने के लिए कहां कहां अपने दूत को भेजे? तो सीरिया में भेजे, मिस्र में भेजे, ग्रीस में भेजे और श्रीलंका में भी भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाए, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। एक और अशोक का अभिलेख यहाँ पर दिया गया है, जो कि काफी
अच्छा है, जो हमें पढ़ना चाहिए। यही यह नहीं कि एग्जाम की दृष्टिकोण से नहीं है तो हम लोग नहीं पढ़ें। कुछ ऐसा जानकारी होता है जो कि हमें रखनी चाहिए। तो ये अशोक का एक अभिलेख दिया गया है जिसमें अपनी प्रजा के लिए अशोक का एक संदेश है। तो थोड़ा हम लोग तो देखेंगे कि अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश क्या था। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, जब यात्रा शुरू करते हैं, तब तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। तो यही दे रहे हैं अशोक का अभिलेख कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, जब यात्रा शुरू करते हैं, तब तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। और जो ये अनुष्ठान करते हैं ये कर्म कांड किसी काम के नहीं है। जितने भी हम अनुष्ठान करते हैं, कर्म कांड करते हैं, ये किसी काम की नहीं है। ये मैं नहीं, अशोक का अभिलेख बतला रहे हैं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो ज्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या है? तो यही अशोक बोल रहे हैं कि लोग विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। जैसे लोग बीमार होते हैं तो कोई ना कोई अनुष्ठान करते हैं, लोग के बच्चों का विवाह होता है तो अनुष्ठान करते हैं, जन्म पर अनुष्ठान करते हैं, और यहाँ तक कि कहीं जाते हैं तब भी अनुष्ठान करते हैं। और ये जो पूरा अनुष्ठान है ये कर्म कांड किसी काम की नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरे रीतियों को माने तो ज्यादा फलदायी होगी। और ये रीतियां क्या है? तो ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। तो यही दे रहा है कि हम जो ये रीतियों को मानते हैं, जब भी हम लोग का कोई काम होता है तो हम विभिन्न तरह के अनुष्ठान करते हैं, उसमें काफी पैसे खर्च करते हैं, तो ये किसी काम की नहीं है। इसके बदले में यदि हम अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दे, बड़ों को आदर करे, सभी जीवों पर दया करे और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान दे, तो ये कहीं अच्छा होगा उससे। अपने धर्म की प्रशंसा या यही दे रहा है कि अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। यानी हम अपने धर्म को प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरे के धर्म को निंदा कर रहे हैं, यानी उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो ये दोनों बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे की धर्म को बुराई करता है तो वास्तव में वह अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए अशोक का अभिलेख कितने ढंग से मतलब बतलाया गया है कि जो आज के जमाने में भी बहुत प्रासंगिक है। यही दे रहा है अशोक का अभिलेख की कोई व्यक्ति, मान के चलिए कोई व्यक्ति यदि वे अपने धर्म को बहुत अच्छा कह रहा है कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है, और दूसरे की धर्म को हिनाई करता है, तो ये दोनों बात गलत है। यानी अपने धर्म की अच्छाई के बारे में बतलाना, दूसरे धर्म को हिनाई करना, ये दोनों बात गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म को आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझना चाहिए, समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। हर किसी को दूसरे का धर्म को समझना चाहिए और उसको आदर करना चाहिए। ये नहीं कि मेरा हिंदू धर्म है तो मैं दूसरे को धर्म को निंदा करूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि मेरा धर्म सिख है, मुस्लिम है, तो मैं अपने धर्म को अच्छा कहूं और दूसरे के धर्म को निंदा करूं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हम अपने धर्म को अच्छा बतला रहे हैं उसी तरह दूसरे को धर्म को भी अच्छा बतलाना चाहिए। तो देखिए कितना प्रासंगिक है ये अभिलेख, कितना अच्छा पढ़कर लग रहा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस अभिलेख पर क्या लिखे हैं। उनके धर्मादेश
आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो क्या जो अभी अभिलेख हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, इससे क्या हम लोग बहुत कुछ नहीं सीख सकते हैं? तो यही दे रहा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करता है जिन्हें हम समझ सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। अच्छा है, आप लोग देख रहे हैं, ये है ब्राही लिपि। देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ब्राही लिपि। ठीक है, और इसी को जो अभी बॉक्स में आप लोग देख रहे हैं ब्राही लिपि, इसी को यहाँ देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो देखिए, देवनागरी लिपि में कुछ और तरह से लिखा गया है। जो वर्णमाला होता है और उस तरह से दिख रहा है। तो ब्राही लिपि में ए है और इसी को देवनागरी लिपि में ए लिखा गया है। और इसी अक्षर को बांग्ला में इधर लिखा गया है। ये है बांग्ला में लिखा गया, और ये है मलयालम में, इस इस और ये है तमिल में। तो स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर